पिन कमेंट के टाइम पर क्लिक करके न्यू पार्ट देख सकते हैं। नाउ एंजॉय द सीरीज। एक आदमी अचानक किसी अजीब जगह पर जागता है। कंफ्यूज और डर में सोचता है, मैं कौन हूं? क्या मैं मर चुका हूं? तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है। वो किसी एंसेस्टर से कह रही होती है, मेरे और मेरे बच्चे पर रहम करो, मुझे बच्चे को जन्म देने दो। लेकिन जवाब आता है, हो ही नहीं सकता। एक और आवाज उस मां से कहती है कि मेडिसिन गॉड वैली ने यह कंफर्म किया है कि तुम्हारी ओरिजिन की शक्ति खराब हो चुकी है। तुम जन्म से ही बहुत कम टैलेंट वाली रही हो और तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा भी एक ऑर्डिनरी फाउंडेशन वाला है। वो आवाज ये तक कहती है कि अगर लुओ क्लैन ऐसा बच्चा पैदा करेगा तो बाकी क्लैन्स उस पर हंसेंगे। अब हमारा हीरो ये सब सुनकर शॉक में है। सोचता है, ये कौन लोग हैं और जन्मजात कमजोरी वाला बच्चा है कौन? और तभी उसे सच्चाई का एहसास होता है। वो खुद उस औरत के पेट में पल रहा बच्चा है। वो रियलाइज करता है कि वो किसी फैंटेसी वर्ल्ड में अनबॉर्न बेबी के रूप में आ गया है। वो अपनी मां को देखता है और समझता है कि एल्डर जोंगझोउ उसे छोड़ देने की बात कर रहा है। वो सोचता है कि यह दुनिया कितनी क्रूएल है, जहां कमजोरों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। अब उसकी मां झान त्यान से पूछती है कि क्या वो इस फैसले से सच में सहमत हैं? झान त्यान चिल्लाते हुए कहता है, एक ऐसा बच्चा जिसकी रूट बोन्स डैमेज्ड हैं, वो लुओ क्लैन के रिसोर्सेज और लक को कैसे शेयर कर सकता है, जबकि यूनर का बच्चा एक सेलेस्टियल बॉडी है। मां गुस्से में जवाब देती है, तुम भूल रहे हो झान त्यान, तुम्हें जब चोट लगी थी और तुम बेहोश थे तब मैंने अपनी ट्रू एनर्जी तुम्हें दी थी ताकि तुम्हारी जान बच सके, और उसी वजह से मेरे बच्चे की रूट बोन्स डैमेज हुई। झान त्यान ठंडी आवाज में कहता है, फिर तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन हैं, लुओ क्लैन छोड़ दो या अपने बच्चे को छोड़ दो। यह बात सुन मां दुविधा में पड़ जाती है। पेट के अंदर से वो बच्चा यानी हमारा हीरो सोचता है, कैसा इंसान होगा जो एक मां को ऐसी मजबूरी में डाले। वो घबराहट में अपनी मां के फैसले का इंतजार करता है। फिर उसकी मां, जिसका नाम जियांग सिक्सन बताया जाता है, अपने फैसले का ऐलान करती है। वो कहती है, मैं लुओ क्लैन छोड़ रही हूं। एल्डर्स और झान त्यान दोनों हैरान रह जाते हैं। जियांग सिक्सन बोलती है, आज से मेरा और मेरे बच्चे का लुओ क्लैन से कोई रिश्ता नहीं रहा, चाहे हम जिएं या मरें, और वहां से जाने लगती है। अंदर का बच्चा यानी जियांग वांग अपनी मां से मन ही मन वादा करता है, मैं भले ही कमजोर हूं, मेरी रूट बोन्स डैमेज्ड हैं, लेकिन मैं मेहनत करूंगा, कल्टिवेट करूंगा और हम दोनों अपनी इज्जत वापस पाएंगे। जैसे ही वो ये संकल्प लेता है, उसके सामने एक इलेक्ट्रॉनिक वॉइस सिस्टम प्रकट होता है, लेट ब्लूमर सिस्टम एक्टिवेटेड। वो इस सिस्टम को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर उस सिस्टम का नाम सुनकर गुस्से में चिल्लाता है, मैं अभी पैदा भी नहीं हुआ और मुझे लेट ब्लूमर बोल रहे हो? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लेट ब्लूमर का मतलब है देर से सफल होने वाला व्यक्ति। सिस्टम बताता है कि इसका पूरा नाम है सिस्टम ऑफ लेट ब्लूमिंग ग्रेटनेस। हीरो सोचता है, मतलब ये सिस्टम मुझे अभी से मेहनत करवाना चाहता है। क्या ये सिस्टम 300 साल पहले ही नहीं आ गया? और जैसे ही वो सिस्टम को टच करता है, सिस्टम उसे उसका फ्यूचर दिखाता है। वो देखता है कि आने वाले सालों में वो और उसकी मां कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे, सब उसे नीचा दिखाएंगे और उसका सौतेला भाई दाव हासिल कर लेगा, जबकि वो अपनी मां की भीख मांगी पिल्स से जिंदा रहेगा। फिर सिस्टम उसे दिखाता है कि उसकी मां की डेथ के बाद ही वो दृढ़ निश्चय करता है कि वो अपनी डेस्टिनी को चेंज करके ही रहेगा। हीरो चिल्लाता है, बस करो, मैं ये डेस्टिनी नहीं मानता। वो जान जाता है कि सिस्टम वाकई 300 साल अर्ली आया है और इसी को अपना मौका मानता है। वो कहता है, अब मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा, मैं वो मिरेकल बनूंगा जो आसमान तक हिला दे। सिस्टम उसे पहला मिशन देता है, तुम पहली बार पेट में ही कल्टीवेट करके अपनी मां को हैरान कर दो। अगर तुम ऐसा कर पाए तो रिवॉर्ड आर्काइक सेक्रेड बॉडी से मिलन। वो दंग रह जाता है। सिस्टम समझाता है, ये बॉडी तुम्हें इनविंसिबल फिजिकल स्ट्रेंथ देगी जिससे तुम एंशिएंट एम्परर्स को चैलेंज कर सकोगे। वो खुश होता है, मतलब मैं अपने नसीब को सच में हरा सकता हूं। इतना अच्छा फ्यूचर देखकर वो गर्भ में रहते हुए फीटल ब्रीदिंग से स्पिरिचुअल एनर्जी सर्कुलेट करने लगता है। मां को पेट में अजीब हलचल महसूस होती है। वो हैरान होकर सोचती है, क्या मेरा बच्चा अभी से कल्टिवेट कर रहा है? तभी सिस्टम अनाउंस करता है, मिशन कंप्लीट, और आर्काइक सेक्रेड बॉडी की फ्यूजन शुरू हो जाती है। बाहर बिजली जैसी चमक फैल जाती है। तब हमें सिस्टम बताता है, एंशिएंट एम्परर्स इतना पावरफुल हैं कि उनके सामने 1000 हीरोज भी बस उनके पैरों की धूल हैं। तभी बच्चे की मां महसूस करती है कि उसके अंदर गोल्डन स्पिरिचुअल एसेंस बह रहा है, जिससे उसकी डैमेज्ड फाउंडेशन खुद रिपेयर हो रही है। वो हैरान होकर सोचती है, मेरे कमजोर कहे बच्चे से इतना बड़ा चमत्कार कैसे? सिस्टम अब कल्टीवेशन पाथ समझाता है। 3 लोअर रियलम्स, ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन, केव हेवन और स्पिरिट मैनिफेस्टेशन। हर एक में 10 लेवल्स होते हैं। अगर कोई एडल्टहुड से पहले केव हेवन तक पहुंच जाए तो वो सुप्रीम जीनियस कहलाता है
और जो एडल्टहुड से पहले स्पिरिट मैनिफेस्टेशन के पहले लेवल तक पहुंच जाए, वो जीनियस का भी जीनियस होता है। वो कहलाता है डेस्टिनी का चोजन वन। अब सिस्टम बच्चे की नई स्टेटस दिखाता है। नेम जियांग वांग बॉडी, आर्काइक सेक्रेड बॉडी। वो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के पहले लेवल से शुरू करता है और कुछ ही पलों में सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेवल्स पार कर जाता है। जियांग वांग मुस्कुराकर कहता है, यही वो पल है जब मैं अपनी किस्मत को रीराइट करूंगा। दूसरी तरफ जियांग सिक्सिन एक बड़े मेंशन जैसे घर पर पहुंचती है। वो अंदर जाकर अपने बड़े भाई और भाभी को बताती है कि वो लौट आई है। उसे उसका बड़ा भाई और उनकी वाइफ रिसीव करते हैं। बड़ा भाई अपनी बहन से कहता है, हमने बहुत जगह मदद मांगी, लेकिन कोई भी लुओ क्लैन को नाराज नहीं करना चाहता। इसीलिए माता पिता हेवनली फॉर्च्यून इमॉर्टल पैलेस गए हैं, जो टॉप सेक्टर्स में से एक है, और लुओ क्लैन से भी नहीं डरते। इसलिए माता पिता वहां जाकर इमॉर्टल एम्परर ऑफ हीलिंग आर्ट को इनवाइट करेंगे। तो देखते हैं वो आकर तेरे बच्चे की मदद कर पाते हैं या नहीं। लेकिन भाभी की बातों में जहर झलकता है। वो ताने मारते हुए कहती है, लुओ क्लैन ने निकाल दिया, अब मदद मांगने वापस आ गई हो। वो सरकास्टिक टोन में उसे देखती है, जैसे कहना चाहती हो, लुओ क्लैन ने तुम्हें मो क्लैन के मैरिज अलायंस के रिसोर्सेज लेने भी नहीं दिए और अब तुम फेक प्राइड लेकर स्क्रैप्स मांगने आई हो। जियांग सिक्सिन दुखी होकर जवाब देती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। उसका भाई गुस्से में बोल उठता है, बस करो, अपनी जुबान संभालो। मेरी बहन और उसके बच्चे के लिए जियांग क्लैन सारे रिसोर्सेज देगा। वो फिर अपनी बहन को शांत करते हुए कहता है, सिक्सिन, मेरी वाइफ थोड़ी शार्प टंग्ड है, पर दिल से बुरी नहीं। जियांग सिक्सिन हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जानती हूं वो कैसी हैं। उसी वक्त उसके पेट में पल रहा बच्चा जियांग वांग अंदर से सोचता है, मुझे लगा मां को यहां इंसल्ट किया जाएगा, लेकिन यहां तो असली वार्मथ और फैमिली वाला प्यार है। लेकिन उसे दुख होता है कि जियांग क्लैन को स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बोला जाता। फिर भी उसे लगता है, लुओ क्लैन से तो ये जियांग क्लैन कहीं ज्यादा अच्छा है। लेकिन उसकी सोच अधूरी ही रहती है, क्योंकि तभी उसकी मां के पेरेंट्स वापस आते हैं। उनके साथ एक बहुत बड़ी हस्ती आती है, संत मेयो, जो पैलेस ऑफ क्रिएशन से आई हैं। हमारा हीरो संत मेयो को देखकर लिटरली दंग रह जाता है और सोचता है, ये तो सच में किसी शियांशिया फैंटेसी वर्ल्ड की ब्यूटी लग रही है। और तभी उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फिर से एक्टिवेट हो जाता है, एक नया मिशन लेकर। उस मिशन में अब उसे एक ऐसा सेक्ट ढूंढना है जो थर्ड रेट या उससे भी हायर लेवल का हो, और एक मास्टर को भी चुनना है। जियांग वांग सोचता है, मतलब ये सिस्टम हर बार किसी स्ट्रांग व्यक्ति को देखकर एक्टिवेट हो जाता है, और अगर मुझे मास्टर ही चुनना है तो संत मेयो ही मेरी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। वो डिसाइड करता है कि अगर वो अपनी टैलेंट अभी दिखा देगा तो क्लैन उसकी मां को और ज्यादा सम्मान देगा। उसकी मां जियांग सिक्सिन आगे बढ़कर संत मेयो से रिस्पेक्टफुली हेल्प मांगती है। वहीं हमारा हीरो अंदर से प्लान बनाते हुए सोचता है, अब मैं संत मेयो को अपने आर्काइक सेक्रेड बॉडी की पावर दिखाऊंगा, जिससे वो इंप्रेस होकर मुझे अपना शिष्य मान लेगी। संत मेयो सबको बाहर भेज देती हैं, तुम सब बाहर वेट करो, मैं खुद बच्चे को एग्जामिन करूंगी। वो मां को भरोसा दिलाती हैं, रिलैक्स, मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल नहीं करूंगी, बच्चा कमजोर है, उसे स्ट्रेस नहीं दूंगी। फिर वो मां की कलाई पकड़कर डायग्नोज करना शुरू करती हैं। बच्चा अंदर से हंसता है, कमजोर, ये आर्काइक सेक्रेड बॉडी को वीक कह रही है। जैसे ही संत मेयो उसकी पल्स चेक करती हैं, उनका चेहरा बदल जाता है। वो एक टेरिफाइंग ऑरा महसूस करती हैं, जो प्राइमोर्डियल एरा से आती लगती है। मां घबराकर पूछती है, क्या हुआ संत मेयो? संत हैरान होकर कहती हैं, क्या इस बच्चे को सच में कमजोर बच्चों का लेबल दिया गया था? मां जवाब देती है, हाँ, लुओ क्लैन के हीलर्स ने यही कहा था। संत मेयो गंभीर होकर बोलती हैं, तो मैं खुद देखती हूं कि इस बच्चे की असली क्षमता कितनी गहरी है। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल कर उसे ऑब्जर्व करने लगती हैं। अंदर से बच्चा सोचता है, लगता है फ्यूचर मास्टर अब भी सेटिस्फाइड नहीं। ठीक है, अब पूरी पावर दिखाता हूं। वो अपने आर्काइक सेक्रेड बॉडी को पूरी तरह एक्टिवेट कर देता है। संत की आंखें चमक उठती हैं। वो कहती हैं, ये छोटा सा बच्चा अब तक हार नहीं मान रहा। क्या अद्भुत फाइटिंग स्पिरिट है। अगर मैं यहां संयोग से ना आती तो दुनिया एक पियरलेस जीनियस खो देती। मां स्टन है, वो समझ नहीं पा रही कि संत क्या कह रही हैं। संत कहती हैं, मैं अपनी स्पेशल ट्रेजर का इस्तेमाल करूंगी, जो हर चीज की सच्चाई दिखाता है। मां ग्रेटिट्यूड से कहती है, धन्यवाद रेस्पेक्टेड सन। जब संत और मां हॉल से बाहर आती हैं, बाहर पूरे क्लैन में एंजाइटी छा जाती है। सब सोच रहे हैं कि इतनी जल्दी बाहर आ गई, मतलब बच्चा शायद बच नहीं पाया। लेकिन संत मेयो सबको रोकती हैं, अपनी इमेजिनेशन पर काबू रखो। यह बच्चा न केवल ठीक है, बल्कि इसमें अनपैरेलल्ड टैलेंट है। किसी को भी इस बात पर बिलीव नहीं होता। संत मेयो गर्व से कहती हैं,
मुझे खुशी है कि मैं यहां आई, नहीं तो मैं इस डिवाइन मैटर को मिस कर देती। अपने हाथ से एक आईना हवा में उछालती हैं। दादा डिसबिलीफ में कहते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? हमें तो बताया गया था कि बच्चे में कोई टैलेंट नहीं। संत मुस्कुराते हुए कहती हैं, वो सब किसी मूर्ख हीलर की बातें थीं। वो अपनी ट्रेजर से एक विजन दिखाती हैं। आकाश में 9 सुनहरे गोल्डन ड्रैगन्स एक विशाल ब्रॉन्ज कॉफिन को खींच रहे हैं। यह देखकर पूरा क्लैन सदमे में है। संत समझाती हैं, इनमें से सिर्फ एक सोवरेन ड्रैगन भी पूरे जियांग क्लैन को एक उंगली से मिटा सकता है। फिर वो आईना उस कॉफिन में एक लड़के को लेटा हुआ दिखाती हैं, जो मां जियांग सिक्सिन से हूबहू मिलता जुलता है। संत धीरे से कहती हैं, आर्काइक सेक्रेट बॉडी वाला लड़का जियांग क्लैन में पैदा हुआ है। एक हेवनली एम्परर इस दुनिया में आने वाला है। दादा दादी खुशियों से भर उठते हैं। दादी तो आंसू में कहती हैं, हेवन ने हमारे क्लैन पर रहम किया है। मां अपने पेट पर हाथ रखकर गर्व से मुस्कुराती है, तुमने सच में मुझे सम्मान दिलाया मेरे बच्चे। संत अब जियांग सिक्सिन की तरफ मुड़ती हैं और कहती हैं, फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूं। मैं चाहती हूं कि तुम्हारा बच्चा पैलेस ऑफ इटर्नल क्रिएशन में मेरा डिसाइपल बने। वो वादा करती हैं, मैं खुद उसकी ग्रोथ और ट्रेनिंग की देखभाल करूंगी जब तक वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान न बन जाए। पूरा क्लैन स्टन है, क्योंकि ये ऑफर हेड डिसाइपल की सीट के लिए है, जिसके लिए बड़े बड़े इंपीरियल हेयर्स भी मरने मारने को तैयार रहते हैं। वहीं पेट के अंदर बैठा जियांग वांग सोचता है, पैलेस ऑफ क्रिएशन, ये तो फर्स्ट रेट सेक्ट है। सिस्टम ने तो बस थर्ड रेट सेक्ट मांगी थी, मतलब रिवॉर्ड तो बहुत खतरनाक होगा। मां झुककर रिस्पेक्टफुली ऑफर करती है, हम जियांग क्लैन इस कृपा के लिए सदा आभारी रहेंगे। वो सोचती है, दुनिया सच में एक दिन में पलट गई। मेरे बच्चे, क्या तुम इस संत के डिसाइपल बनना चाहते हो? संत मुस्कुराकर सोचती हैं, अच्छा हुआ मैंने दया दिखाई और यहां आई, नहीं तो मैं इस टेरिफाइंग पावर वाले बच्चे को खो देती। उसी वक्त जियांग वांग का सिस्टम फिर एक्टिवेट होता है। उसे उसकी ओरिजिनल ट्रैजिक डेस्टिनी की झलक दिखाता है और फिर अनाउंस करता है, मिशन कंप्लीट हुआ। जियांग वांग अंदर ही अंदर खुश होकर सोचता है, पैलेस ऑफ क्रिएशन तो पीक पावर है, अब रिवॉर्ड मिलेगा। सिस्टम अनाउंस करता है, रिवॉर्ड द सुप्रीम कल्टिवेशन टेक्निक, हेवन डिवोरिंग डेमोनिक आर्ट। जियांग वांग शॉक में सोचता है, यह तो लेजेंडरी टेक्निक है। सिस्टम बताता है, यह आर्ट हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, एक कल्टिवेशन वॉर्टेक्स बनाती है, हीलिंग और इमेंस सप्रेसिव पावर दोनों देती है। बच्चा सोचता है, मुझे अब वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, यही मौका है। वो वहीं अपनी मां के गर्भ में कल्टिवेट शुरू कर देता है। गोल्डन स्पिरिचुअल एनर्जी पूरे हॉल में घूम जाती है। मां और पूरा क्लैन दंग रह जाता है। उसका चाचा और चाची डिसबिलीफ में हैं। चाचा खुशी से कहता है, वो अभी पैदा भी नहीं हुआ और कल्टिवेशन शुरू कर दी। दादा गर्व से कहता है, हेवन ने सच में हमारे क्लैन पर कृपा की है। संत मेयो मन ही मन मुस्कुराती हैं और सोचती हैं, अब मेरे पास एक ऐसा डिसाइपल है जिसके पास आर्काइक सेक्रेट बॉडी है। इमोर्टल पैलेस के 100 ईयर टूर्नामेंट में अब कोई मेरे क्लैन को कमजोर नहीं कहेगा। वो घोषणा करती हैं, हर नए डिसाइपल को एक मीटिंग गिफ्ट दिया जाता है, तो बतौर मास्टर मैं उसे एक ट्रेजर दूंगी और वो अपनी स्पिरिचुअल ताकत से वो ट्रेजर उसकी मां के पास भेजती हैं। पेट के अंदर जियांग वांग कॉन्फिडेंट में कहता है, मेरे पास सेक्रेट बॉडी और हेवन डिवोरिंग डेमोन टेक्निक दोनों हैं। ये ट्रेजर तो मुझे खुद अपना मालिक मान लेगा। इसी सोच के साथ जियांग वांग अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस ट्रेजर को पकड़ लेता है और कॉन्फिडेंट होकर सोचता है कि किसी नॉर्मल ट्रेजर को कंट्रोल करना तो उसके लिए बहुत ईजी है। यह देखकर संत हैरान रह जाती है और कहती है, ऐसा बच्चा जो अभी भी अपनी मां के पेट में है, वो कैसे किसी ट्रेजर को कंट्रोल कर सकता है? लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सिस्टम का ट्रेजर कंट्रोल करने का मिशन कंप्लीट होते ही बच्चा सिस्टम को मन ही मन कमांड देता है कि ट्रेजर को अपग्रेड किया जाए। वो ट्रेजर ट्रांसफॉर्म होकर एक इननेट स्पिरिचुअल ट्रेजर बन जाता है, जिसे अब हेवन एंड अर्थ फायर सुपरेशन आर्मर कहा जाता है। वो ट्रेजर सीधा उसकी मां के पेट में चला जाता है। पूरे फैमिली में शोक का माहौल होता है यह देखकर कि एक अनबॉर्न बच्चा न सिर्फ ट्रेजर को कंट्रोल कर सकता है, बल्कि उसे अपग्रेड भी कर देता है। संत कहती है कि वो तो उसे ट्रेजर को कंट्रोल करने में मदद करने की सोच रही थी, लेकिन उस बच्चे ने तो अपने दम पर सब कर दिखाया और साथ ही उस ट्रेजर को अपग्रेड भी किया। फिर आगे कहती है कि अब इस बच्चे को कोई भी साधारण कल्टीवेटर नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसके पास इनेट स्पिरिचुअल ट्रेजर है और मैं अपने स्पिरिट क्रेन माउंट को भी पीछे छोड़ रही हूं, जो आपके जियांग फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। वो जाते हुए अनाउंस करती है, जब जियांग वांग केव हेवन रियलम तक पहुंचेगा, मैं खुद वापस आऊंगी उसे सेक्ट में ले जाने और कल्टीवेशन वर्ल्ड दिखाने। फिर हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। ग्रेट शिया डिवाइन डायनेस्टी के सोल्जर्स जियांग क्लैन के हॉल में आ धमकते हैं, चिल्लाते हुए। जियांग क्लैन का इंचार्ज बाहर आए। उन्हें देखकर जियांग सिक्सिन समझ जाती है कि उन्हें उसके और उसके बेटे के लुओ क्लैन से निकल जाने की खबर मिल चुकी है
और वो अब जरूर एंगेजमेंट तोड़ने आए हैं। यह सुन वह बच्चा मन ही मन कहता है, शादी कैंसिल करने आए हैं? कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन मैं पैदा होऊंगा उस दिन ग्रेट शिया डिवाइन डायनेस्टी अपने इस फैसले पर पछताएगी। जनरल वू, जो सोल्जर्स का लीडर है, वह बच्चे के अंकल से पूछता है, क्या तू जियांग फैमिली का हेड है? इस पर चाचा पूछते हैं, तुम बिना परमिशन के ऐसे घुस रहे हो, इसका मतलब क्या है? यह सुन जनरल वू हंसकर कहता है, मैं जनरल वू ग्रेट शिया डिवाइन डायनेस्टी से इन्फॉर्म करने आया हूं कि जियांग क्लान के साथ जो हमने कुछ सालों पहले मैरिज एग्रीमेंट किया था वो हम तोड़ देते हैं। चाचा गुस्से से फट पड़ते हैं और कहते हैं, पहले तो तुम लोग खुद इस मैरिज एग्रीमेंट के लिए भागे थे और अब तुम खुद ही यहां इसे तोड़ने भी आए हो? क्या तुम हमारे जियांग क्लान का मजाक उड़ा रहे हो? जनरल वू अपनी पावर रिलीज करके कहता है, तुम्हारी बहन लुओ क्लान से बाहर निकल गई है, इसका मतलब उसका बच्चा अब लुओ क्लान का उत्तराधिकारी नहीं रहा। हमारा डायनेस्टी तुम्हारे जैसे स्मॉल क्लान के साथ क्यों जुड़ना चाहेगा? हीरो अंदर से हंसता है और कहता है, मेरे पास आर्काइक सेक्रेट बॉडी और सिस्टम है, देख लेना, जिस दिन मैं इस दुनिया में कदम रखूंगा यही जनरल मेरे सामने घुटनों पर गिरेगा, अपनी प्रिंसेस को मुझे देने की भीख मांगते हुए। जनरल वो इंसल्ट करते हुए कहता है, हमारा एम्परर दयालु है जो मुझे भेजा, वरना तुम लोग इंपीरियल हॉल के सामने झुकते नजर आते। हमारी प्रिंसेस अभी तक मां के पेट में है, लेकिन वो कोई कमजोर बच्चे से शादी नहीं करेगी, वो राजघराने वाले लड़के से शादी करेगी। चाचा धमकी देते हुए कहता है, तुम मेरे बहन के बच्चे के बारे में इतनी घटिया बातें कैसे कर सकते हो? इसके लिए मैं तुम्हें मौत की सजा भी दे सकता हूं। जनरल हंसकर सीधा हमारे हीरो की मां पर अटैक करता है, पर तभी ग्रैंडफादर वहां आते हैं और उनका एक बड़ा स्पिरिचुअल हैंड प्रकट होता है जो उस अटैक को रोक देता है। वही हमारा हीरो ये देखकर मन में कहता है, इसने मेरी मां को छूने की कोशिश की, मेरे पैदा होने तक इंतजार करो। सबसे पहले मैं जिस पर डिवोरिंग हेवन डिमोनिक आर्ट का इस्तेमाल करूंगा वो तुम होगे। उस स्पिरिचुअल हाथ को देखकर जनरल शॉक में चिल्लाता है और 2 जुआन मिंग एल्डर्स को बुलाता है। तभी 2 ब्लैक कलर के हाथ उस बड़े स्पिरिचुअल हैंड को रोक देते हैं और वो 2 हाथ मिंग ब्रदर्स के होते हैं। दोनों पुराने एल्डर्स हंसते हैं और ग्रैंडफादर से कहते हैं, बूढ़े जियांग, तुम्हारा गुस्सा अभी भी उतना ही खतरनाक है जितना पहले था। जनरल हंसते हुए कहता है, मैं तो तुम्हें इनसे मिलवाना ही भूल गया था। ये दोनों हैं जुआन मिंग एल्डर, जो हमारे डायनेस्टी के दरबारी कल्टीवेटर्स हैं। इन दोनों बूढ़े कल्टीवेटर्स को देखकर हमारा हीरो मन में सोचता है, उन दोनों बूढ़े भूतों की वाकई कल्टीवेशन लो नहीं है, वो काफी पावरफुल हैं। चाचा गुस्से में कहते हैं, क्या ग्रेट शिया डिवाइन डायनेस्टी इतना नीचे गिर चुका है कि इन बदनाम एल्डर्स की मदद ले रहा है? क्या उन्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है जो इन जैसे सांपों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं? यह सुन एक एल्डर गुस्से में कहता है, तेरी बारी है क्या बोलने की? और फिर चाचा पर अटैक करता है। ग्रैंडफादर आगे बढ़कर बचाते हैं लेकिन पीछे धकेल दिए जाते हैं। यह देखकर दूसरा एल्डर प्रेग्नेंट मां जियांग सिक्सिन पर खतरनाक स्वॉर्ड अटैक करता है और हंसते हुए ग्रैंडफादर से कहता है, बूढ़े जियांग, तुम सबको बचा नहीं सकते, तुम्हारा कमजोर पोता इस वार से बच नहीं पाएगा। तभी हमारे हीरो के सामने सिस्टम वार्निंग देता है, फेटल थ्रेट डिटेक्टेड, प्रोटेक्ट योर मदर। बच्चा गुस्से में जल उठता है और सोचता है, एक प्रेग्नेंट औरत पर हमला, यह तो नीचता की हद है। वो डिवोरिंग हेवन डिमोनिक आर्ट एक्टिवेट करता है। अटैक को निगलने के लिए एक वॉर्टेक्स बनता है और वो वॉर्टेक्स एल्डर्स की स्पिरिचुअल पावर खींच लेता है। अपनी पावर गायब होते देख एल्डर घबरा जाता है। वही ग्रैंडफादर को समझ नहीं आता कि उनकी मदद किसने की। तभी वो दोनों एल्डर्स मिलकर हंसते हुए फिर से हीरो की मां पर हमला करते हैं। यह देखकर हीरो पेट के अंदर से हेवन एंड अर्थ कोल्ड फ्लेम बैरियर एक्टिवेट करता है, जो उसके मास्टर ने उसे गिफ्ट दिया था, और उससे बहुत सारी आग की लपटें निकलती हैं जो एल्डर्स के अटैक को निगल लेती हैं। दोनों एल्डर्स उस आग की लपटों को देखकर डर में कहते हैं, ये तो इनेट स्पिरिट ट्रेजर है, लेकिन ऐसा आर्टिफैक्ट इतनी सी छोटी जियांग फैमिली के पास आया कैसे? वे उस फायर के अटैक को मुश्किल से रोक देते हैं। फिर एक एल्डर अपनी पूरी ताकत रिलीज करके गुस्से से कहता है, कौन है जो यह खतरनाक हमले कर रहा है? क्या तुम्हारे में हिम्मत नहीं है हमारे सामने आने की? तभी सिस्टम अनाउंस करता है, मिशन कंप्लीट, तुम जीवन और मृत्यु के समय में भी जीवित रहे। रिवॉर्ड मिलता है 9-fold मिस्टीरियस ग्रेट रीबर्थ पिल। बच्चा खुश होकर सोचता है, मुझे अभी जो मिली उस पिल को एक बार निगलने पर खत्म हो गई स्पिरिचुअल पावर फिर से मिल जाती है। अब स्पिरिचुअल पावर खत्म होने का डर नहीं रहा। आज मैं जियांग परिवार को खोया सम्मान फिर से दिला के ही रहूंगा। दूर कहीं संत म्याओ को महसूस होता है कि उसने दिया स्पिरिट ट्रेजर एक्टिवेट हुआ है, इसलिए वह कहती है, मुझे जाकर ही देखना होगा। वो अपनी आंखें बंद करती है और जियांग क्लान के हॉल के ऊपर प्रकट होकर उन 2 एल्डर्स पर गरजती है, कौन है वो अंधा जो मेरे डिसाइपल पर हमला करने की हिम्मत करता है? वह बच्चा मेरे क्रिएशन इमॉर्टल पैलेस का हेड डिसाइपल है, और तुम्हें उस पर हाथ उठाने का अधिकार किसने दिया?
अपनी मास्टर को देखकर हीरो हैरान हो जाता है और सोचता है मास्टर को गए 3 दिन हो गए थे, यानी मास्टर यहां से हजारों मील दूर होगी, लेकिन मास्टर यहां पलक झपकते ही कैसे आई? क्या उन्होंने अपना चेतना का टुकड़ा यहां छोड़ दिया था? एक एल्डर अटैक करते हुए कहता है, क्रिएशन इमोर्टल पैलेस में ऐसा कचरा कैसे घुस सकता है? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो? लेकिन संत आसानी से अपनी पावर से उसके अटैक को रोक देती है। बच्चा अंदर से खुश होकर सोचता है, मास्टर ने ट्रेजर में इमरजेंसी बैकअप छोड़ा होगा। लेकिन अब जब मास्टर हमारे साथ यहां है तो ग्रेट शिया डिवाइन डायनेस्टी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपना अटैक नाकाम होता देख दोनों एल्डर्स हैरान रह जाते हैं। एक एल्डर संत म्याओ से पूछता है, ताकतवर लेडी, अपना नाम क्यों नहीं बताती ताकि मेरा महान शिया डिवाइन डायनेस्टी भविष्य में आपका मार्गदर्शन प्राप्त कर सके? संत ठंडे लहजे में बोलती है, क्या तुम अब भी मुझे तुम्हारे डायनेस्टी का नाम बताकर धमकी देने की हिम्मत कर रहे हो? मैं तुम जैसे 4th रेट एम्परर्स को मेरा नाम बताने के लायक नहीं समझती। तभी ग्रैंडफादर मौके पर स्पिरिचुअल स्वॉर्ड यूज करके एक एल्डर को जमीन पर खून में लथपथ पटक देते हैं। जनरल वू हैरानी और घबराहट में सोचता है, इस औरत की पावर देखकर लग रहा है यह सच में क्रिएशन इमोर्टल पैलेस की संत है। इसका मतलब जियांग फैमिली का कमजोर बेटा सच में क्रिएशन इमोर्टल पैलेस में हेड डिसाइपल बनने वाला है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता देखकर हमारा हीरो हंसते हुए कहता है, लेकिन इसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है। तभी एक एल्डर जनरल वू से कहता है, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। वही जनरल वू अभी भी अविश्वास में कहता है, यह हो ही नहीं सकता। क्या लुओ क्लैन के सभी लोग मूर्ख हैं? जो उन्होंने क्रिएशन इमोर्टल पैलेस में प्रवेश करने में सक्षम एक टैलेंटेड बच्चे को अपने क्लैन से निकाल दिया। उन्होंने मेरे ग्रेट शिया डिवाइन डायनेस्टी पर विपत्ति ला दी है। तभी ग्रैंडफादर संत से कहते हैं, हे एंशंट संत, अपनी दया से इन बेशर्म अवसरवादियों को छोड़ दो। उन्हें जीने दो ताकि वे अपनी आंखों से देख सकें कि भविष्य में जियांग वांग किस तरह का पियरलेस जीनियस बनेगा। इस पर संत मान जाती है और गुस्से से जनरल से कहती है, तुम्हारे डायनेस्टी को यह संदेश पहुंचाना कि जियांग फैमिली और ग्रेट शिया डिवाइन डायनेस्टी के बीच का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। फिर डायनेस्टी से आए सैनिकों को उठाकर बाहर फेंकते हुए कहती है, लेकिन यह याद रखना, उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने वाले तुम नहीं, मेरा डिसाइपल है। मेरा डिसाइपल तुम्हारे ग्रेट शिया डायनेस्टी की प्रिंसेस से शादी करने से मना करता है और शादी कैंसिल का एग्रीमेंट जनरल के सामने फेंक देती है। अपने मास्टर को उनकी अच्छे से बैंड बजाते देख हीरो खुश होकर कहता है, मेरे मास्टर का और मेरा गुस्सा बिल्कुल एक जैसा ही है। फिर आगे संतर गुस्से से कहती है, तुम सालों अब तक भागे क्यों नहीं? जनरल हार मानकर सिर झुका देता है। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं, और हां, हमने दे सगाई के उपहार लौटाना मत भूलना, वरना मैं खुद आकर ले लूंगा। इस पर जनरल वू डरते डरते हां कह देता है। इसके बाद पूरी फैमिली संत के सामने झुककर धन्यवाद कहती है। संत कहती है, अब यह बच्चा मेरा डिसाइपल है, उसके मसले मेरे हैं। फिर अपनी स्पिरिचुअल पावर से बच्चे को एक मैसेंट भेजती है, मेरे बच्चे, तुम्हारी मास्टर तुम्हारे लिए जियांग परिवार द्वारा जुड़े गए सारे रिसोर्सेज को सुरक्षित रखेगी। यह सुन हीरो सोचता है, यू आर ट्रूली माई रियल मास्टर। इसके बाद ग्रैंडफादर सबको जाने का आदेश देते हैं और अकेले में संत से पूछते हैं, मेरे पोते का बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन आखिर क्या है जिससे वह स्पिरिचुअल ट्रेजर को कंट्रोल कर पाया? संत बताती है, वो आर्काइक सेक्रेट बॉडी है। यह सुन ग्रैंडफादर को बहुत बड़ा झटका लगता है। संत आगे सोचते हुए कहती है, वह अपनी मां के पेट के अंदर होते हुए भी उस ट्रेजर को कैसे कंट्रोल कर पाया, यह मुझे भी नहीं पता। हमने आर्काइक सेक्रेट बॉडी हजारों साल पहले देखी थी, लेकिन इस बच्चे को तो वह बॉडी पैदा होने से पहले ही मिली है और वह अभी से ही कल्टीवेट कर रहा है। न जाने वह जन्म के वक्त कितना ताकतवर होगा। यह सुनकर उसके ग्रैंडफादर बहुत खुश हो जाते हैं। संत समझाती है कि इतनी रेयर बॉडी को ग्रो करने के लिए इमेंस रिसोर्सेज चाहिए। ग्रैंडफादर वादा करते हैं, हम सब कुछ लगा देंगे उसे मजबूत फाउंडेशन देने में। दूसरी तरफ चाचा और उसकी पत्नी खुश होकर जियांग सिक्सिन से कहते हैं, अब लुओ क्लान पछताएगा। हीरो सोचता है, इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। मास्टर ने तो बस उंगली हिलाई और दुश्मन खत्म। मुझे भविष्य में और मेहनत करनी होगी ताकि मैं और ताकतवर बन सकूं। मुझे जीत सिर्फ शुरुआत से नहीं, गर्भ से ही करनी होगी। ग्रैंडफादर आते देख सब उन्हें झुककर प्रणाम करते हैं। क्लैन के एंसेस्टर यानी ग्रैंडफादर आते हैं और सबसे कहते हैं, बस मैंने नन्हे मुन्ने के बॉडी के बारे में पहले ही सुन लिया है। आर्काइक सेक्रेट बॉडी सचमुच अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली है, लेकिन इसके लिए जरूरी रिसोर्सेज बहुत लगते हैं। बेहतर होगा कि आज से मेरे रिसोर्स भी मेरे पोते को दिए जाएं। यह सुन जियांग सिक्सिन लेने से मना कर देती है, लेकिन एंसेस्टर कहते हैं, यह मेरा फाइनल डिसीजन है और साथ ही जियांग वांग की मास्टर संत म्याओ ने भी ये रिसोर्स दिए हैं, यह भी लो। उन रिसोर्सेज को लेते हुए उसकी मां उन सबका धन्यवाद करती है। तभी हीरो के सामने सिस्टम नया मिशन देता है, 1 महीना कल्टीवेट करो और अपने एंसेस्टर को इंप्रेस करो। अगर ऐसा कर पाए तो रिवॉर्ड
सुप्रीम हेवनली बोन। उस रिवॉर्ड को सुन वह सोचता है, सुप्रीम बोन, केवल एंशिएंट ऑलमाइटीज ही ऐसे बोन्स को लेकर जन्म ले सकते थे। मेरे क्लैन के जो रिसोर्स मुझे मिले हैं और मेरे पास जो हेवन डिवोरिंग डेमोनिक आर्ट है, उनके साथ मैं केव हेवन रियलम से ब्रेक थ्रू करके स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रियलम तक आराम से पहुंच जाऊंगा। एक अजन्मा बच्चा पहले से ही स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन के टॉप पर है। यह बात एंसेस्टर को आराम से चौंकाने के लिए पर्याप्त है। इतना खतरनाक रिवॉर्ड देखकर वह एक्साइटेड होकर कल्टीवेशन शुरू कर देता है। फिर हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं। उसके ग्रैंडफादर यानी एंसेस्टर एक जगह कल्टीवेट कर रहे होते हैं और सोचते हैं, अगर मैं ऐसे ही बेचैन और इम्पेशेंट होकर कल्टीवेशन करूंगा तो वह वेस्ट हो जाएगी। मुझे एक बार जाकर अपने पोते का हालचाल पूछकर आना चाहिए। फिर उसे देखने के लिए आते हुए वह सोचते हैं, यह बच्चा जियांग फैमिली का जीनियस है, इसे थोड़ा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने तो उसे जितने हमारे पास हैं उतने रिसोर्स दे दिए हैं, इसीलिए उसकी देखभाल के अलावा मेरे पास करने के लिए और कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं उसकी निगरानी में इतना व्यस्त रहा कि मैं कभी उसकी कल्टीवेशन देख ही नहीं पाया। और जैसे ही वह उसकी कल्टीवेशन देखते हैं, उनको बहुत बड़ा शॉक लगता है। वो यकीन नहीं कर पाते कि उनका पोता सिर्फ 1 महीने में ही स्पिरिट मैनिफेस्टेशन रियल्म के पीक पर पहुंच गया है। उसी टाइम पेट में पल रहा बच्चा सोच रहा होता है कि वो ये लेवल तो 3 दिन पहले ही पा चुका है, और अब वो सोच रहा है कि शायद आज वो वेनरेबल रियल्म में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करे। क्या वो सफल होगा? जैसे ही एंसेस्टर उसके लेवल को देखकर इंप्रेस हो जाते हैं, सिस्टम अनाउंस करता है, इम्प्रेस द एंसेस्टर, मिशन कंप्लीटेड। हीरो हल्का सा मुस्कुराता है सोचकर कि उसका एंसेस्टर इतनी आसानी से इंप्रेस हो गया। रिवॉर्ड के रूप में सुप्रीम बोन प्रकट होती है, एक स्पिरिचुअल स्केलेटन के रूप में। सिर्फ उसकी ऑरा महसूस करते ही हीरो के अंदर जो रुकावट थी वो आसानी से खुलने लगती है। सिस्टम अपने आप उस सुप्रीम बोन को उसके साथ फ्यूज करने लगता है। हीरो सोचता है कि अब वो अपने एंसेस्टर को और भी ज्यादा सरप्राइज करेगा। वो सुप्रीम बोन की पावर को फ्यूजन के दौरान बोरो करके वेनरेबल रियल्म में ब्रेक थ्रू करता है। वो देखता है कि सुप्रीम बोन से पर्पल एनर्जी निकल रही है और वो खुश होता है। एंसेस्टर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि उसका पोता इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू करने की कोशिश में अपनी फाउंडेशन को नुकसान पहुंचा देगा। इसी दौरान मां भी अपने बच्चे से निकल रही एक नई ऑरा महसूस करती है। ब्रेक थ्रू बड़ी आसानी से सफल हो जाता है और हीरो को पता चलता है कि सुप्रीम बोन से मिली डिवाइन एबिलिटी खुद समय से जुड़ी हुई है। उसे लगता है, मैं शायद ज्यादा ही इम्पेशेंट हूं, इसी वजह से मुझे यह एबिलिटी मिली है। वो समझता है कि शायद वो कुछ जल्दी में था और उसकी लिमिट वेनरेबल रियल्म तक ही थी। लेकिन अब इस नई एबिलिटी से वो समय के प्रवाह यानी फ्लो ऑफ टाइम को स्लो कर सकता है, जिससे वो जन्म से पहले ही और भी ऊंचे लेवल तक जा सकता है। और इसी सोच के साथ वह टाइम को स्लो कर देता है। एंसेस्टर अपने पोते से निकल रही भारी ऑरा को महसूस करते हैं, जिसमें टाइम के लॉज की झलक होती है, और वो मान लेते हैं कि अब वो अपने पोते की शक्ति को समझ भी नहीं सकते। वो जोर से हंसते हैं, खुश होकर कहते हैं, हेवन ने सच में जियांग परिवार को आशीर्वाद दिया है। कुछ महीनों बाद जियांग सिक्सिन को लिवर पेन शुरू होता है। पूरा परिवार 3 घंटे तक बाहर बेचैनी से इंतजार करता है। मिडवाइफ उसे हिम्मत देती है, थोड़ा और सहो। और जब बच्चा जन्म लेता है, सिस्टम अनाउंस करता है, जियांग वांग अब इनेट एंशिएंट इमॉर्टल रियल्म तक पहुंच गया है। उसका जन्म एक सेलेस्टियल फिनोमिनन, दैवीय घटना पैदा करता है। आसमान में अजीब चिन्ह, रोशनी और शक्तियां दिखने लगती हैं। दूर दूर के महान लोग बादलों से उतरकर बधाई देने आते हैं। लोग हैरान हैं कि एक साधारण ट्रू इमॉर्टल की संतान ऐसी कॉस्मिक घटना कैसे पैदा कर सकती है। तभी एक समझदार व्यक्ति बताता है, ये बच्चा वही है जिसे ग्रेट शिया डिवाइन डायनेस्टी ने अस्वीकार कर दिया था। दूसरा व्यक्ति उसे रोकते हुए कहता है, वो तो पुरानी बात है। ये बच्चा इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी है कि क्रिएशन इमॉर्टल पैलेस के एक सेज ने इसे गर्भ में रहते हुए ही अपना डिसाइपल बना लिया था। अचानक ग्रेट शिया डायनेस्टी का एम्परर खुद पहुंचता है। वो समझ जाता है कि इस बच्चे की वजह से हुई कॉस्मिक हलचल को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आकाश में लगातार नए नए सेलेस्टियल विजन प्रकट होते जाते हैं। गोल्डन लोटस, द बिटर सी, फिर स्प्लेंडेड रिवर्स एंड माउंटेन्स, फिर चमकते शाइनिंग स्टार्स, और फिर एम्परर पहचानता है, ये तो यिन यांग लाइफ एंड डेथ डायग्राम है जो 1000 सालों से नहीं देखा गया था। लेकिन जियांग वांग को यहीं रुकने का मन नहीं करता। वो इन 5 विजन को एक साथ मर्ज करता है और एक अंतिम घटना होती है। द इमॉर्टल किंग डिसेंड्स फ्रॉम द 9 हेवेंस। ये देखकर वहां जमा हुए सारे लोग बहुत बड़े सदमे में होते हैं। एंसेस्टर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गर्व से कहते हैं, मेरा पोता जियांग वांग भविष्य का महान एम्परर बनेगा। ग्रेट शिया डायनेस्टी का एम्परर पछताता है, काश ये बच्चा मेरे राज्य में जन्मा होता। वो विवाह फिर से तय करने का सोचता है, पर शर्म से ये विचार छोड़ देता है।
दूसरी तरफ मां अपने बच्चे यानी हीरो को गोद में लेकर कहती है, तू ही मेरी असली शान है। लोग बातें बनाने लगते हैं। अब लुओ क्लैन को अपनी गलती पर गहरा पछतावा हो रहा होगा, लेकिन एम्परर समझता है कि अब चूंकि उन्होंने ऐसे प्रोडिजी को नाराज कर दिया है, तो अब उनके पास एक ही रास्ता बचा है, उसे बड़ा होने से पहले ही खत्म कर दो। हीरो के जन्म के 5 साल बाद का सीन देखते हैं। जियांग वांग एक छोटे बच्चे के रूप में टाइम को स्लो डाउन करके मेडिटेशन करता दिखता है। वो अपनी टाइम स्लोइंग एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा होता है। फिर आंखें खोलकर सोचता है, मैं अब एंशंट किंग रिल्म के पीक तक पहुंच चुका हूं, पर फिर भी मेरी प्रोग्रेस बहुत स्लो है। कुछ उत्साहित सेवक उसे इमोर्टल फ्रूट ऑफर करते हैं। वो परेशान होकर कहता है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। फिर वो मेडिटेशन से उठकर अपने एंसेस्टर से मिलता है, जो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। एंसेस्टर उसकी तारीफ करते हैं। सिर्फ 5 साल की उम्र में ही तू एंशंट किंग रिल्म के पीक पर है। कुछ सालों में तो मैं भी तुझसे पीछे रह जाऊंगा। जियांग वांग विनम्रता से जवाब देता है, मैंने पिछले 1 महीने से कोई प्रोग्रेस नहीं की। मैं एक ब्रेक थ्रू में अटका हुआ हूं। असल में वो एक बड़ी परेशानी में था। 1 साल पहले सिस्टम ने उसे एक मिशन दिया था कि वो एक सीक्रेट रिल्म में जाए, पर वो बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि ग्रेट शिया डिवाइन डायनेस्टी और लुओ क्लैन दोनों ने उसके लिए किल ऑर्डर जारी कर रखा था। जो भी उसे मारेगा उसे इनाम रखा गया है। साथ ही उसे अपने ही क्लैन के अंदर एक छिपा हुआ खतरा महसूस हुआ था। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान उसे एक वेनमस ऑरा महसूस हुई और उसका पीछा करते करते वो क्लैन के बैक माउंटेन तक पहुंचा, जहां उसे एक भयानक एंटिटी का अस्तित्व पता चला। वो देखता है कि वहां एक डेमन सुप्रेशन एरे है, लेकिन उसमें भी दरारें पड़ने लगी हैं। अंदर का खतरा और बाहर के दुश्मन दोनों से उसे लगता है कि उसकी ताकत अभी बहुत कम है। इसलिए वो तय करता है कि उसे बाहर जाकर सीक्रेट रिल्म ढूंढना ही होगा, ताकत बढ़ाने के लिए। एंसेस्टर से बात करते वक्त वो ये सब बताता है। एंसेस्टर पूछते हैं कि उन्होंने भी वो वेनमस ऑरा महसूस की है, लेकिन वो भरोसा दिलाते हैं वो एंटिटी सील से बाहर नहीं आ सकती। तभी एक क्लैन मेंबर भागता हुआ आता है, बताने कि ईस्टर्न सी में एक सेज सीक्रेट रिल्म खुला है और शिया डायनेस्टी और लुओ क्लैन पहले से ही उसे कब्जे में लेने के लिए साथ मिल गए हैं। यह सुनकर एंसेस्टर तुरंत क्लैन मीटिंग बुलाने का आदेश देते हैं। ग्रैंडफादर को मीटिंग के लिए जाता देख जियांग वांग उनसे कहता है, मैंने एंशंट किंग रिल्म में ब्रेक थ्रू किया है, इसलिए अब मैं भी मीटिंग अटेंड कर सकता हूं। एंसेस्टर मान जाते हैं। मीटिंग में वो सबको जियांग वांग से इंट्रोड्यूस कराते हैं। मीटिंग में जियांग वांग बोलता है, मैंने कई महीने पहले ही एंशंट किंग रिल्म की पीक अचीव कर ली थी। अब अगले रिल्म में ब्रेक थ्रू करने के लिए मैं क्लैन से बाहर जाकर एक्सपीरियंस और ताकत इकट्ठा करना चाहता हूं। वो सबको अपनी पावर दिखाता है। यह देखकर एल्डर्स उसकी तेज प्रगति की तारीफ करते हैं, पर बाहर जाने का कड़ा विरोध करते हैं। वह कहते हैं, दुश्मन पहले से ट्रैप बिछा चुके हैं। ग्रेट शिया डिवाइन डायनेस्टी और लुओ क्लैन ने उसे मारने पर इनाम भी रखा है। हम जियांग क्लैन के जीनियस को बाहर भेजकर रिस्क नहीं ले सकते। यह सुन जियांग वांग मुंह फेर लेता है। एंसेस्टर सुझाव देते हैं, अगर हम जियांग को एंशंट ब्रेकिंग पिल दे दें ताकि वह अगले लेवल में ब्रेक थ्रू कर सके और रिस्क न लेना पड़े। यह सुझाव चाचा को भी अच्छा लगता है, लेकिन जियांग वांग सोचता है, वो पिल बहुत महंगी है जिसे हमारा क्लैन मुश्किल से ला सकता है, और उस पिल को खाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा या नहीं। फिर वो सभी एल्डर्स से कहता है, अगर मैं हर बार क्लैन के पीछे छिप जाऊंगा तो कैसे मजबूत बनूंगा। मैंने कभी कोई असली लाइफ एंड डेथ लड़ाई नहीं लड़ी। वो उन्हें याद दिलाता है कि उसके पास उसके मास्टर का दिया हुआ ट्रेजर है, जिससे कोई एंशंट एम्परर भी उसे पकड़ नहीं सकता। वो उनसे अनुमति मांगता है कि वो बाहर जाकर खुद को और शक्तिशाली करना चाहता है। यह सुन उसके चाचा कहते हैं, तू अभी 5 साल का है और तुझे लाइफ एंड डेथ की लड़ाइयां लड़नी हैं। यह सुन जियांग वांग अपने चाचा की तरफ गुस्से से देखता है। जियांग वांग की बातें सुनकर उसके ग्रैंडफादर सोचते हैं, उसने पहले ही अपनी कल्टीवेशन से बहुत सारे लोगों को सरपास कर दिया है। उसे पूरा अधिकार है अपने मन मुताबिक जीने का। एंसेस्टर आखिरकार मान जाते हैं, पर चेतावनी देते हैं, लुओ क्लैन और शिया डायनेस्टी के जीनियस भी उस सीक्रेट रिल्म में जरूर एंटर करेंगे। वो तुझे मारने के लिए ट्रैप भी लगा सकते हैं, इसलिए सावधान रहना। और अगर तेरी पहचान सबको पता चल गई तो एंशंट एम्परर्स तुझे मारने पीछे लग जाएंगे। जियांग वांग आत्मविश्वास से कहता है, बस एंशंट एम्परर्स ही ना, उनसे कौन डरता है। एंसेस्टर हंसते हैं और कहते हैं, अब तू सच्चा हमारे क्लैन का बेटा लग रहा है। वो उसे अनुमति दे देते हैं और जियांग वांग निकल पड़ता है। मां दरवाजे पर खड़ी होकर उसके लिए दुआ करती है कि वो सुख रूप घर आए। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है सीक्रेट रिल्म के एंट्रेंस पर बहुत भीड़ जमा है। जियांग वांग एक कल्टीवेटर से पूछता है, क्या यही एंशिएंट सेज का सीक्रेट रिल्म है।
इससे वो पहले नाराज होता है, पर उसके कपड़ों की क्वालिटी देखकर समझ जाता है कि ये किसी बड़े क्लैन का यंग मास्टर है। इसलिए तुरंत अपने लहजे में सॉफ्टनेस लाता है और कहता है, हाँ, ये एंशियंट सेज का सीक्रेट रियल्म है, लेकिन तुम किस फैमिली या क्लैन से हो? जियांग वांग झूठ बोलता है कि वो एक छोटे से सेक्ट से है और पूछता है, बड़े बड़े सेक्ट्स अपने बच्चों को यहाँ क्यों भेज रहे हैं? कल्टीवेटर बताता है, ग्रेट शिया डायनेस्टी और लुओ क्लैन ने इस रियल्म को कंट्रोल कर रखा है और सिर्फ 18 साल से कम उम्र वालों को एंट्री दी है। यह सुन वह सोचता है, इसका मतलब ग्रेट शिया डायनेस्टी और लुओ क्लैन के जीनियस भी यहां आएंगे। तभी ग्रेट शिया डायनेस्टी की प्रिंसेस शिया मेंगचियान आती है। वह इतनी खूबसूरत होती है कि सब लोग दंग रह जाते हैं। उसकी जनरल दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, पर प्रिंसेस समझदार है। वो कहती है, दूसरों को अंडर एस्टिमेट मत करो, खासकर लुओ क्लैन लीडर के बेटे को, जिसके जन्म के वक्त अजीब से हेवनली साइन दिखे थे, और साथ ही लुओ क्लैन ने उसके कल्टीवेशन के लिए अपने सारे रिसोर्स बहा दिए हैं। और उसके साथ जियांग क्लैन के प्रभावशाली बेटे ने भी जन्म के वक्त 5 सेलेस्टियल फिनोमेना पैदा किए थे। इसीलिए मैं कह रही हूं, किसी को भी कम मत समझना। वो अफसोस जताती है कि उनका डायनेस्टी एक ताकतवर सहयोगी जियांग क्लैन को खो चुका है। इस पर दूसरा जनरल कहता है, यह सब करतूत उस जनरल वू की है। प्रिंसेस कहती है, अब उस जनरल को कोसना बंद करो, और तुम दोनों मेरे फ्रैक्शन के पिलर हो, तो मैंने जो बताया है वह याद रखना। उस प्रिंसेस को देखकर हमारा हीरो कहता है, वह ग्रेट शिया डायनेस्टी से है और वह खूबसूरत भी है, साथ ही उसमें कोई भी अहंकार नहीं है। तभी लुओ क्लैन आता है, बिजली से घिरी हुई शानदार कैरेज में। जियांग वांग उन्हें देख मुस्कुराता है, सोचता है, आखिर आ ही गए। उनकी एल्डर अपनी तरफ से लुओडोंग को प्रिंसेस से इंट्रोड्यूस करती है। लुओडोंग प्रिंसेस से बात करने की कोशिश करता है, पर वो उसे नजरअंदाज कर देती है। फिर प्रिंसेस सारे एल्डर से कहती है, अब सब लोग आ गए हैं तो सीक्रेट रियल्म खोला जाए। वही लुओडोंग, प्रिंसेस ने उसे नजरअंदाज किया, इसलिए गुस्सा हो जाता है। एल्डर्स मिलकर सीक्रेट रियल्म गेट खोलते हैं और सब बच्चों को अंदर जाने को कहा जाता है। जियांग वांग अंदर जाते हुए सोचता है, अब वक्त है लुओ क्लैन को उनके कर्मों का फल चखाने का। मुझे देखना है, तुम लोगों ने जिस जीनियस पर इतने सारे रिसोर्सेज बहा दिए हैं, वह मेरे कितने स्ट्राइक झेल पाता है। लुओ क्लैन की एल्डर वांच्यू उसे देखती है और पहचान जाती है। उसके चेहरे में उसकी मां जियांग सिक्सिन की झलक पाती है। वो शौक में है कि यह बच्चा इतनी खतरनाक जगह पर कैसे आ गया। जियांग वांग उसकी कोशिशों को चकमा देकर रियल्म के अंदर प्रवेश कर जाता है। बाहर एल्डर वांच्यू सोचती है, मुझे क्लैन को यह खबर दे देनी चाहिए। अब जब वो यहां आया है, वो जिंदा घर वापस नहीं जा पाएगा। अंदर जियांग वांग अपनी एडवेंचर शुरू करता है। तभी उस पर एक स्पिरिचुअल बीस्ट हमला करता है। वो स्पिरिचुअल बीस्ट से लड़ता है, जो प्योर एनर्जी का बना होता है। वो उन्हें आसानी से हरा देता है और बीस्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी सोखने के बाद सोचता है कि इससे मुझे खास फर्क नहीं पड़ रहा। सिस्टम के रिवॉर्ड्स ही असली प्राइज हैं, जो मुझे सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देते हैं। फिर वहां से उड़कर एक जगह जाकर सोचता है, बाहर लुओ क्लैन की बूढ़ी एल्डर मेरे पर नजर रख रही है, और साथ ही शिया डायनेस्टी के एजेंट्स भी मेरे पर घात लगाए कहीं ना कहीं बैठे होंगे। इसलिए वो प्लान बनाता है कि इस मौके पर वो एक नया ब्रेक थ्रू करेगा, क्योंकि उसकी पावर लुओ क्लैन और ग्रेट शिया डायनेस्टी के हमलों से बचने के लिए अपर्याप्त है। तभी सिस्टम अनाउंस करता है, मिशन एंशिएंट सेज सीक्रेट रियलम में घुसने का पूरा हुआ और उसे मिलते हैं 100 साल की कल्टीवेशन का रिवॉर्ड। जियांग वांग तुरंत बैठकर वो इमेंस पावर एब्जॉर्ब करने लगता है। उसे एब्जॉर्ब करने के बाद सोचता है, चलो देखते हैं 100 ईयर कल्टीवेशन मुझे कितनी पावर में बढ़ोतरी देगी। और आसमान की तरफ जाने लगता है और उसके बॉडी से निकल रही एनर्जी से एक गोल्डन लाइट पिलर आसमान तक उठ जाता है, जो दूर से भी देखा जा सकता है। उसे देख सब कल्टीवेटर्स चौंक जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि कोई ट्रेजर मिला है, लेकिन जल्दी ही समझ जाते हैं कि यह तो सेलेस्टियल थंडर ट्रिब्यूलेशन है। जियांग वांग जैसे ही आसमान में जाता है, आसमान में खतरनाक बिजलियां चमकने लगती हैं। एक कल्टीवेटर पहचानता है, ये 9 फोल्ड थंडर ट्रिब्यूलेशन है। कंप्रेस होकर एक ही स्ट्राइक में बदल गया है, जिससे एक सेलेस्टियल फेनोमेना पैदा हुआ है। लुओडोंग इसे प्रिंसेस के करीब आने का मौका समझता है और उससे कहता है, जो आसमान में इतनी सारी उथल पुथल हो रही है, इसका जरूर मतलब है कि कोई हेवनली ट्रेजर आने वाला है। चलो इसे मिलकर सीज करते हैं। प्रिंसेस कहती है, इस थंडर ट्रिब्यूलेशन का लेवल अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए इतनी जल्दी कदम उठाना सही नहीं है। इस पर लुओडोंग पूछता है, क्यों ना हम वहां एक साथ जाएं, क्या हो रहा है देखें, फिर अपना फैसला लें। प्रिंसेस उसे कहती है, मैं इस पर जरूर विचार करूंगी, और वहां से चली जाती है।
उसे फिर से नकारता देख लुओ डोंग अपने मन में ईविल स्माइल के साथ सोचता है, मुझे इस सुंदर स्त्री को पाना ही है, वह बस मेरी है। वहीं दूसरी तरफ तूफान के बीच जियांग वांग खुद लाइटनिंग के पैलेस में खड़ा होता है और उसे ललकारते हुए कहता है, चलो दिखाओ तुम्हारी पूरी ताकत, मैं भी देखूं थंडर ट्रिब्यूलेशन पैलेस किस मिट्टी का बना है। उसकी ललकार सुन उस पैलेस से एक जोरदार बिजली निकलती है और उस पर गिरती है, पर वो हंसकर कहता है, इतना ही, क्या तुम इससे ताकतवर हमला नहीं कर सकते? वो हेवन डिवोरिंग डेमॉन आर्ट का इस्तेमाल करता है और उस बिजली को निगल जाता है। फिर लाइटनिंग का बना आर्मर्ड वॉरियर उसके सामने खड़ा होता है। वो हीरो पर लाइटनिंग से अटैक करता है, लेकिन हीरो आराम से उस लाइटनिंग से बचकर फिर से उस वॉरियर के सामने खड़ा होता है। यह देखकर वो वॉरियर गुस्से से फिर से उस पर लाइटनिंग से हमला करता है, लेकिन इस बार जियांग वांग उसके अटैक को रोककर पलटवार करता है और आखिर में अपनी क्लैन की स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड टेक्निक स्वॉर्ड लाइट शाइन्स अपॉन द 9 हेवंस से वॉरियर पर जोरदार हमला करता है। आसमान में लड़ रहे जियांग वांग को देखकर दूर खड़े लोग शॉक में हैं और सोच रहे होते हैं, कौन ऐसा पर्सन हो सकता है जो इतनी खतरनाक लाइटनिंग को झेल सके। प्रिंसेस सोचकर कहती है, इम्पॉसिबल, कोई एंशिएंट एम्परर बनने के लिए ट्रिब्यूलेशन फेस कर रहा है, लेकिन सीक्रेट रियल्म में एंट्री करने के लिए उम्र तो 18 साल से कम होती है। इसका मतलब ये 18 साल के अंदर ही एंशिएंट एम्परर बनने वाला है। लुओ डोंग समझ जाता है कि अगर यह लड़का इतनी खतरनाक हेवनली ट्रिब्यूलेशन बिना किसी खरोच के झेल रहा है तो वह काफी खतरनाक होगा। अगर यह जिंदा रहा तो भविष्य में बड़ा खतरा बनेगा। वो प्लान करता है कि तूफान के बीच उसे मार देगा, और तभी हीरो का अटैक और उस वॉरियर का अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। ट्रिब्यूलेशन इतना शक्तिशाली हो जाता है कि पूरा सीक्रेट रियलम टूटने लगता है। लोग भागने लगते हैं। लुओ डोंग अपनी ताकत से प्रिंसेस को बचाता है और वो उसे धन्यवाद देती है। जब तूफान थमता है तब सारे लोग ऊपर देखने लगते हैं। वो मिस्टीरियस लड़का गायब हो चुका होता है। सब मान लेते हैं कि वो ट्रिब्यूलेशन में फेल हो गया और मारा गया। लुओ डोंग अभी देखे गए ताकतवर पर्सन को कारण बनाकर प्रिंसेस को मनाने की कोशिश करता है कि वे दोनों साथ रहें। कहता है कि क्यों ना हम टीम बना लें, क्योंकि अभी अभी जो इंसान ट्रिब्यूलेशन फेस कर रहा था वह हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है, और अभी हमें यह भी नहीं पता कि वह हमारा फ्रेंड है या दुश्मन। इसीलिए हम दोनों मिलकर एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रिंसेस शालीनता से मना कर देती है और बताती है कि उसने पहले ही एक टीम बना ली है। फिर आगे कहती है, यंग मास्टर लुओ, आप बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, हमारे साथ जुड़ने से आप पीछे ही रह जाएंगे, और ऐसा मैं नहीं चाहती। लुओ डोंग इस रिजेक्शन से बहुत गुस्सा होता है और ठान लेता है कि शिया मेंगकियन उसे अपना बनाकर रहेगा। कोई भी उसे इनकार नहीं कर पाएगा। और तभी प्रिंसेस की नजर एक छोटे बच्चे यानी जियांग पर जाती है। प्रिंसेस जियांग वांग की हैंडसम झलक से प्रभावित होती है। वही जियांग वांग एक जगह बैठकर सोचता है कि उसे नए मार्शल आर्ट्स ढूंढने होंगे, क्योंकि अपने क्लान के टेक्निक्स यूज करने से उसकी आइडेंटिटी आसानी से रिवील हो जाएगी। प्रिंसेस उसके पास आती है और उसका ध्यान खींचती है। जियांग वांग उसे देख सरप्राइज्ड होता है और सोचता है कि वह शिया डायनेस्टी से है, पर लगता है कि वह मुझे नहीं पहचानती। वही जियांग के रिएक्शन को देखकर प्रिंसेस पूछती है, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? वह मासूम बच्चे का रोल प्ले करता है और प्रिंसेस की ब्यूटी की तारीफ करता है। उसकी मीठी मीठी बातें काम कर जाती हैं। प्रिंसेस उसका कान पकड़कर उसकी हिम्मत की तारीफ करते हुए कहती है, तुम इतने छोटे होने पर भी सीक्रेट रियल्म में इंटर करने की हिम्मत करते हो, तुम काफी हिम्मत वाले हो। इस पर जियांग वांग एक सैड कहानी बनाकर बताता है कि उसका क्लैन बहुत बुरी हालत में है और रिसोर्सेज की कमी की वजह से उसे सीक्रेट रियल्म में आना पड़ा। यह सुन प्रिंसेस को उसके बारे में बुरा लगता है और वह उसे अपनी टीम में इनवाइट करती है ताकि उसकी सेफ्टी बनी रहे, और जियांग वांग जोश जोश में हाँ कर देता है। वही प्रिंसेस को उसे इग्नोर कर एक बच्चे के साथ बोलता देख लुओ डोंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वही जियांग वांग भी जाते हुए उसे जीभ दिखाकर चिढ़ाने लगता है। वो गुस्से में है कि उस बच्चे ने उसके प्लान पर पानी फेर दिया। वह प्रिंसेस के ग्रुप का पीछा करने लगता है। थोड़ी देर बाद एक वुल्फ ने जियांग वांग पर अटैक किया, लेकिन जियांग वांग उसे एक पंच में ही हरा देता है, जिससे प्रिंसेस सरप्राइज होकर उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की तारीफ करती है। वही जियांग वांग सोचता है, मैं अपनी पावर को दबाकर रखा हूं, वरना उसकी शॉकवेव भी इसे चोट पहुंचा सकती है। तभी वह लुओ डोंग को फील करता है और सोचता है कि वह हमारा पूरे समय पीछा कर रहा है। आखिरकार उसके गोल क्या हैं? फिर वह उसका प्लान जानने के लिए अपनी आत्मा को झाड़ियों में छिपे लुओ डोंग के पास भेजता है, जो हंसते हुए कह रहा होता है, प्रिंसेस,
ये यंग मास्टर बस तुम्हारे लिए सीक्रेट रियल्म में आया है, और मेरे पास जो एंशियंट ट्रैपिंग पर्ल है वह मेरे एल्डर लुओ वानक्यू ने पर्सनली बनाई है, और इसमें एंशियंट एम्परर की पावर बसी है, और इसमें एक बार कैद होने पर इससे बाहर निकलना नामुमकिन है। यह सुन जियांग वांग सोचता है, एक आर्टिफैक्ट, वह भी एंशियंट एम्परर लेवल का। अब मुझे यह देखना है कि मेरे जैसे 9th लेवल एंशियंट एम्परर पर यह काम करेगा या नहीं। वही लुओ डोंग पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, तुम मेरी हो, तुम्हारी 9 एक्सक्विजिट बॉडी मेरी है। उस बॉडी का जिक्र सुनकर जियांग वांग थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कहता है, अब ये और इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। फिर अगले सीन में हम रात को प्रिंसेस और जियांग को एक गुफा में बैठे देखते हैं। जियांग वांग अपने बचपन का पूरा फायदा उठाते हुए प्रिंसेस से कहता है, बिग सिस्टर, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूं? यह सुनकर प्रिंसेस हंसते हुए उसका गाल पकड़कर कहती है, तुम लिटिल मॉन्स्टर जो स्पिरिचुअल बीस्ट्स को एक मुक्के से हरा देता है, उसे डर किस बात का? यह सुनकर भी जियांग रुकता नहीं। वह आगे कहता है, बिग सिस्टर, मुझे सच में डर लग रहा है, और वैसे भी तुम काफी अच्छी हो, तो कौन नहीं चाहेगा तुम्हारे साथ रहे? यह सुन प्रिंसेस पूछती है, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? इस पर वह खुशी से कहता है, बिल्कुल बिग सिस्टर, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई साथी क्यों नहीं है? इस पर वह दुखी होकर कहती है, मेरे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उन सभी के इरादे गंदे हैं, और वो मेरे पास एक एजेंडा लेकर आते हैं। यह सुन जियांग वांग पूछता है, कौन सा एजेंडा है? इस पर वह उससे पूछती है, क्या तुमने कभी 9 एक्सक्विजिट बॉडी के बारे में सुना है? यह बॉडी जिसके पास है, उसके साथ अगर ड्यूल कल्टीवेशन यानी जो रात को करते हैं वह किया तो उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं। इसलिए बहुत सारे ईविल सेक्ट्स ऐसी बॉडी वाली महिलाओं को पकड़कर उन पर अत्याचार करते हैं। यह सुन जियांग वांग फुल जोश में कहता है, मैं समझ गया बिग सिस्टर शिया, उन सारे गंदे लड़कों को तुम्हारी बॉडी चाहिए ना, टेंशन मत लो, अगर वो यहां आए तो मैं उन्हें लात मारकर भगा दूंगा। यह सुन वह कहती है, ठीक है, मुझे तुम्हारे शब्दों पर विश्वास है छोटे मॉन्स्टर, अब चलो जल्दी से सो जाओ। और इसके बाद वे दोनों मेडिटेशन करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जियांग गुफा के बाहर कुछ फील करके कहता है, वह यहां भी आ गया। फिर चुपचाप गुफा से बाहर जाते हुए कहता है, मुझे उस जानवर लुओ डोंग से जल्द छुटकारा पा लेना चाहिए ताकि थोड़ी शांति मिल सके। और जैसे ही वह गुफा से बाहर आता है उसे महसूस होता है कि उसके पीछे पीछे बिग सिस्टर भी बाहर आ चुकी है और डांटती है, तुम अकेले बाहर क्यों आए? इस पर वह उसका हाथ पकड़कर सॉरी कहता है। यह सब लुओ डोंग एक पेड़ से देख रहा होता है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वह कहता है, मुझे चिढ़ाने के लिए तुम प्रिंसेस के साथ मेरे सामने ऐसा प्यार भरा व्यवहार कर रहे हो, तो ठीक है हरामखोर, तू अपनी मौत को दावत दे रहा है, इसलिए आगे जो भी होगा उसके लिए मुझे दोष मत दे। और इसी सोच के साथ वह जियांग पर जोरदार अटैक करता है। यह देख जियांग कहता है, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। वह अटैक जियांग पर होता देख प्रिंसेस उसे बचाने बीच में आ जाती है और पूछती है, यंग मास्टर लुओ, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सुन लुओ डोंग ईविल स्माइल के साथ कहता है, मैं क्या कर रहा हूं अब तुम्हें पता चल जाएगा। और वह उन दोनों पर एंशियंट ट्रैपिंग पर्ल फेंक देता है, और वह आर्टिफैक्ट उन दोनों को कैद कर लेता है। ये देख प्रिंसेस गुस्से से उसे धमकी देते हुए कहती है, लुओ डोंग, जो तुम कर रहे हो इससे हमारे क्लैन के बीच युद्ध छिड़ सकता है। अगर तुम खुद पर मुसीबत नहीं लाना चाहते तो हमें छोड़ दो। यह धमकी सुनकर भी लुओ डोंग नहीं मानता। यह देखकर प्रिंसेस अपने हाथ का टोकन तोड़ देती है और कहती है, अब पछता कर भी कोई फायदा नहीं। वह टोकन टूटने से उस आर्टिफैक्ट में दरारें पड़ जाती हैं, लेकिन वह दरार अपने आप भरने लगती है। यह देखकर प्रिंसेस डर से कहती है, यह क्या, हमारे डायनेस्टी की रेस्क्यू सील फेल हो गई। यह देखकर लुओ डोंग हंसते हुए कहता है, अपनी ताकत बचा के रखो, ये एंशियंट ट्रैपिंग पर्ल पर्सनली एल्डर वॉन क्यू ने बनाई है। जो भी एंशियंट एम्परर लेवल से नीचे का इस सील में कैद हो जाता है वह कुछ भी कर नहीं पाता, इसीलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। हालात और खराब होते देख प्रिंसेस हमारे हीरो से कहती है, मैं तुम्हें अपनी बची ताकत से इस सीक्रेट रियल्म से बाहर भेजती हूं, तुम जल्दी से जाकर ग्रेट शिया डिवाइन डायनेस्टी को इन्फॉर्म करो। इस पर लुओ डोंग हंसते हुए जियांग वांग से कहता है, तू साले हरामखोर, तू वही बच्चा है ना जिसे मेरे लुओ क्लैन ने 5 साल पहले निकाल दिया था। यह सुनकर प्रिंसेस को बहुत बड़ा झटका लगता है। वही जियांग वांग हंसते हुए लुओ डोंग से कहता है, सबसे पहली बात, मुझे तुम्हारे फालतू लुओ क्लैन से मत जोड़ो। मेरा सरनेम है जियांग और मेरा नाम है जियांग वांग।
और दूसरी बात, क्या तुझे सच में लग रहा है कि तू पहले ही जीत चुका है? यह बातें सुन लुओ डोंग हंसकर कहता है, थोड़ी देर में ही तुम मरने वाले हो और फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। वही प्रिंसेस उस सील से कमजोर पड़ने लगती है। वह जियांग वांग से कहती है, लिटिल ब्रदर जियांग, चीजें कभी भी हमारे हाथ से फिसल सकती हैं, इसीलिए तुम जल्दी जाकर मदद ले आओ। तब तक मैं इसे रोकती हूं। इस पर वह कहता है, तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक सिंपल प्लान है। फिर अपनी पावर रिलीज करके हवा में उड़ने लगता है। जियांग वांग को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी एंशिएंट ट्रैपिंग पर्ल में कैद होने के बाद भी यूज करते देख लुओ डोंग हैरान हो जाता है। इसके बाद जियांग उस आर्टिफैक्ट के पास जाता है जिससे वह कैद है और उसे अपने हाथों से चकनाचूर कर देता है। फिर फुल स्पीड में लुओ डोंग के पास जाकर उसके माथे पर उंगली से बस टच करता है और उसके सारे स्पिरिचुअल वेंस तोड़ देता है। जैसे ही उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है, वह खून थूकते हुए जमीन पर गिरता है। यह देखकर प्रिंसेस हैरान रह जाती है। लुओ डोंग चीखता है, यह कैसे पॉसिबल है? जियांग वांग उसके सामने खड़ा होकर उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है, क्या अब तू सेटिस्फाइड है उस बच्चे की पावर से जिसे लुओ क्लैन ने छोड़ दिया था? लुओ डोंग उसके सामने हाथ जोड़कर कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा आज क्या हुआ। जियांग वांग तिरस्कार से कहता है कि वह लुओ क्लान से डरता नहीं। वह वादा करता है कि जब बड़ा होगा वह खुद उनके पास जाकर बदला लेगा। फिर वह लुओ डोंग के शरीर में एक गोल्डन कोर की एनर्जी डाल देता है। लुओ डोंग डर के मारे पूछता है, तुमने मेरे साथ क्या किया? जियांग वांग कहता है, मैं कोई खून का प्यासा नहीं हूं, मेरी मां ने मुझे दया सिखाई है, इसलिए मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूं। पूरी ताकत से भागकर अपने एंसेस्टर के पास जाओ और उस गोल्डन कोर को निकालने को कहो। तेरे पास 3 अगरबत्तियां जलने तक का समय है, अगर सफल हो गए तो ही बच पाओगे। प्रिंसेस वार्निंग देती है कि लुओ डोंग को छोड़ना डिजास्टर ला सकता है, पर जियांग वांग बिना टेंशन के उसका हाथ पकड़कर कहता है, टेंशन मत लो बिग सिस्टर, वह कमीना कहीं नहीं भाग पाएगा। वहीं दूसरी तरफ लुओ डोंग पूरी ताकत से भाग रहा होता है और कहता है, जियांग वांग तू बस रुक, मैं जैसे ही क्लैन में जाऊंगा हमारे क्लैन के सारे एल्डर्स को लेकर तुम्हारे जियांग फैमिली में आऊंगा और तुम्हारे फैमिली में खून की नदियां बहाऊंगा। मैं खुद तुम्हारे बॉडी के हर एक पार्ट को तोड़ दूंगा। वही जियांग वांग आराम से 3 से गिनती शुरू करता है। जैसे ही वह 1 पर पहुंचता है, लुओ डोंग के अंदर का गोल्डन कोर जोरदार ब्लास्ट करता है जिसमें लुओ डोंग मारा जाता है। जियांग वांग फिर प्रिंसेस की तरफ मुड़कर मुस्कुराता है और कहता है कि वह दया दिखाने का मजाक कर रहा था, क्योंकि वह ज्यादातर मां की बातें मानता ही नहीं। प्रिंसेस शिया अब कंफर्म कर लेती है कि यह जियांग क्लान का डिवाइन चाइल्ड ही है और सोचती है, मेरे पिता को हमेशा उस शादी को तोड़ने का अफसोस रहा है, शायद इस बार यह मुलाकात वह सब ठीक कर दे। वे दोनों उस जगह पर आते हैं जहां एक्सप्लोजन हुआ था। एक्सप्लोजन की जगह को देखकर प्रिंसेस पूछती है, क्या यही जगह है जहां विस्फोट हुआ था? वह लुओ डोंग का कोर उठाते हुए कहता है, हाँ यही हुआ था। प्रिंसेस पूछती है, क्या वही है जिसने सीक्रेट रियलम में जो थंडर ट्रिब्यूलेशन हुई वह कॉज की थी और सीक्रेट रियलम को खतरे में डाला था? जियांग वांग शांत होकर स्वीकार करता है कि उसने ही ट्रिब्यूलेशन कॉज की थी। वह कहता है कि सिंपल ट्रिब्यूलेशन से एंशिएंट एम्परर के पीक पर ब्रेक थ्रू हुआ और उसे उम्मीद नहीं थी कि इससे दूसरे लोगों को खतरा हो सकता है। वह आगे कहता है, हेवन बड़े टैलेंट्स से जलता है। प्रिंसेस उसकी पावर और कॉन्फिडेंस से दंग रह जाती है, सोचती है कि वह किसी एंशिएंट गॉड जैसा है और वह आश्चर्यचकित है यह सोचकर कि वह बड़ा होकर क्या बनेगा। फिर सोचती है, अगर मुझे इसके साथ मेल खाना है तो मुझे अपने लेवल से और ऊपर जाना होगा। फिर शर्मा जाती है यह सोचकर कि वह क्या सोच रही है। जियांग वांग उसकी साइलेंस नोटिस करता है और पूछता है, क्या वह अपसेट है? वह बताता है कि उसने पहले ही प्रिंसेस को पास में रखने का प्लान बनाया था ताकि लुओ डोंग को ललचाकर खत्म कर सके। प्रिंसेस कहती है कि वह उसकी छोटी मोटी सोच की कदर करती है और गुस्सा नहीं, बल्कि उसे धन्यवाद देती है कि उसने उसका हिडन थ्रेट हटाया। यह सुनकर जियांग वांग को अच्छा लगता है। कैंपफायर पर मेडिटेशन कर रहे जियांग को देखकर प्रिंसेस सोचती है कि किस तरह की अफवाहें थीं कि जियांग क्लान का यह बेटा किसी ग्रेट एंशिएंट एम्परर का रीइंकार्नेशन हो सकता है। अब उसे लगता है कि उन अफवाहों में दम है। उसे पास से देखते हुए कहती है, यह लड़का बेहद टैलेंटेड और स्मार्ट है, उसकी जनरेशन में कम ही इसकी बराबरी कर सकते होंगे। और तभी जियांग वांग अपनी आंखें खोलता है और प्रिंसेस को सामने देखकर उसके मजे लेते हुए कहता है, मुझे आश्चर्य है कि भविष्य में कौन इतना भाग्यशाली है कि बिग सिस्टर शिया से शादी करेगा। यह सुनकर प्रिंसेस गुस्से से उसके बाजू में बैठकर कहती है, इतनी सी उम्र में ऐसी ठरकी विचार जानकर मुझे तुम्हें डांटने का मन कर रहा है। मैं तुम्हें बाद में डांटूंगी। फिर
सीरियस होकर उसे बताने लगती है, तू लुओ क्लैन को इतने अच्छे से जानता नहीं है। तूने आज लुओ डोंग को मारा है, जो लुओ क्लैन का जीनियस था। जब बाहर बैठी एल्डर को लुओ डोंग के मरने की खबर पता चलेगी तो वह इस मैटर को ऐसे ही नहीं जाने देगी। इसके अलावा मेरे शिया डायनेस्टी और लुओ क्लैन ने तेरे लिए बाहर जरूर बहुत सारे ट्रैप सेट किए होंगे। यह सुन जियांग वांग बेफिक्री से कहता है, अगर उस बूढ़ी एल्डर को पता भी चला तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वह मुझे मारने की कोशिश करेगी तो मैं उसे एक हाथ से मार डालूंगा। इस पर वह उसे बताती है, मान लिया तेरे तरीके बहुत खतरनाक हैं, तू उस एल्डर वान क्यू को एक हाथ से ही मार डालेगा, लेकिन उसके बाद जब लुओ क्लैन के पावरफुल लोग वहां आएंगे तब तू उन्हें कैसे हैंडल करेगा? हालांकि